श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों के विषय में बात करना, क्योंकि आज 1 मई तारीख है और अगर मैं कोई खास विरोध नहीं सुनता हूं तो मैं मान के चल रहा हूं सब लोग सुन पा रहे हैं। तो हम मुख्य रूप से इसी मुद्दे के विषय में बात करेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने, मैं आपके समक्ष ये मुद्दा उठा रहा हूं, क्या केंद्र सरकार ने इस वर्ग से हाथ धो दिया है? क्या उन्होंने इस वर्ग को तिरस्कृत कर दिया है, दरकिनार कर दिया है? तो शुरुआत करें अगर दोस्तों हम 29 अप्रैल वाले दस्तावेज से, शाम को जो आया, उसमें इतना अजीबोगरीब दस्तावेज है कि उसमें लिखा है कि ट्रांसपोर्ट अनुमति दी गई है, कहा आदेश नहीं है, अनुमति है कि प्रवासी श्रमिक जा सकते हैं वापस। दूसरा आदेश है कि जाएं तो सिर्फ बस से जाएं। तीसरा आदेश है कि भेजने वाला प्रदेश और रिसीव करने वाला प्रदेश तथ्यों का आदान प्रदान करें, नोडल ऑफिसर रखें, बातचीत करें, विचार विमर्श करें, जैसे कोई बताने वाली बात हो। और चौथा है कि वहां जिस प्रदेश से जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में पहुंचने के बाद स्क्रीनिंग हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से एक तुगलकी सा फरमान है, एक अनजाने में नासमझी के साथ निकाला हुआ दस्तावेज, और उसके साथ साथ आज के स्थिति में एक क्रूर मजाक है, एक अपमानजनक तमाशा कहूंगा मैं विनम्रता के साथ इस वर्ग के विषय में। गृह मंत्रालय का फरमान एक कैसी मजाक है, कैसी परिभाषा है, ये आप इस सरकार के अप्रोच को दर्शाता है, परिलक्षित करता है। पहली बात तो मित्रों 8-9 पॉइंट्स बोलूंगा। पहला मुद्दा है कि ये आपको दस्तावेज आया है लगभग 45 दिन बाद। तो 45 दिन बाद आप आशा करेंगे कि खोदा पहाड़ तो कम से कम छोटा कोई जानवर तो निकले। यहां तो चूहा भी नहीं निकला है इस दस्तावेज के अंदर। नंबर 2, इस दस्तावेज में केंद्र सरकार की तरफ से जो बेचारा प्रवासी श्रमिक करे, जो प्रदेश जो अभी से चकनाचूर हो गया आर्थिक रूप से, वो करे, उसको छोड़िए, लेकिन केंद्र सरकार क्या करेगा उसमें एक लाइन, एक शब्द नहीं है। तो फरमान तुगलकी फरमान इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा केंद्र सरकार की हैसियत से, जीरो। दूसरा, केंद्र सरकार को आभास भी नहीं है, न सर्वे किया है, न तथ्यों को संज्ञान लेने का प्रयत्न किया है कि ऐसी वर्ग की संख्या क्या है प्रवासी मजदूरों की, स्टेट ए से जो स्टेट बी में जाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, प्रकाशित है ये सब उदाहरण, आंकड़े, लेकिन केंद्र सरकार को इसका कोई आभास नहीं लगता मुझे। उत्तर प्रदेश और बिहार से सिर्फ जो आना चाहते हैं इन 2 प्रदेशों में लगभग 42 लाख लोग हैं, कहीं से भी इन 2 प्रदेशों में। मैं लगभग बोल रहा हूं, ये ऊपर नीचे में होगा ही निश्चित रूप से। बिहार ये अंदाजा लगाता है कि सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 25 से 27 लाख आना चाहते हैं। तमिलनाडु याद रहे कितना पास है, कितना दूर है बिहार से। तीसरा, मेरा खुद का प्रदेश राजस्थान, वहां से लगभग 3 लाख या 2.8 लाख लोग बाहर हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। गुजरात से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो 4 बड़े प्रदेश हैं, वहां के अंदाजा लगाया जाता है 7 से 9 या 10 लाख लोग वापस जाना चाहते हैं। असम ने अंदाजा लगाया है 1.5 लाख वापस आना चाहते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कोई आंकड़ा दिया था कि लगभग 6 या 7 लाख लोग वापस आना चाहते हैं। और इसकी पुष्टि एक बड़े छोटी बात से होती है। अभी 1-2 दिन पहले जब हेल्पलाइन खोली गई, 27 अप्रैल को शायद ये आंकड़ा है, एक दिन में जो उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन है उसमें 1 लाख कॉल आए। हेल्पलाइन की बात कर रहा हूं मैं, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास आंकड़े और है, मैं आपको वो नहीं देना चाहता, मेरा मतलब के लिए लिखित आपको आ जाएंगे। 4 लाख हैं केरला में जो वापस जाना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा फिगर है, 10 लाख से ज्यादा, इत्यादि इत्यादि। तो इसकी समझ, इसका अनुमान, इसकी साइज, इसकी बाउंड्री क्या केंद्र सरकार को मालूम है? मैं 4 लगा रहा हूं कि बिल्कुल नहीं।
और प्रयत्न भी नहीं किया। नंबर 4, ये आदेश का मतलब क्या कि सिर्फ बसेस में जा सकते हैं? मैंने आंकड़े इसलिए दिए कि इन आंकड़ों के प्रपोर्शन में क्या आप 3 साल लेंगे इतने लोगों को वापस भेजने के लिए? क्या ये कोई हल है? पागलपन है। कितनी रोडें हैं, कितने रोड ब्लॉक्स हैं, कितने लोग हैं, कितनी बसें हैं, और क्या साधन है किसी के पास इतनी बसें, इतने ईंधन, इतने लॉजिस्टिक्स का? एक उसके लिए पैसा नहीं और प्रतिबंध के सिर्फ बस इस्तेमाल करो। मेरा 5वां मुद्दा, ट्रेन क्यों नहीं? इसका क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है? स्पेशल आप प्लेन ला सकते हो, स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं? आप विभिन्न ट्रेन चलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म बड़ा आसान है ट्रेन में रखना, उसमें खाने का प्रबंध हो, और इतने सैकड़ों लोगों के लिए ट्रेन से बेहतर जो स्पेशल होंगी, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी, उसका क्या औचित्य हो सकता है मना करने के? पूर्व रेल मंत्रियों ने कहा है, विपक्ष की कई अलग पार्टियों ने, कांग्रेस ने बहुत कहा ही है, लेकिन औरों ने कहा है। ये ज्यादा कारगर, ज्यादा एफिशिएंट है या कम है? ये कम समय लेता है, ज्यादा सहूलियत है या ज्यादा तकलीफ है इससे? और ऑर्डर ऐसे किया गया फरमान के हिसाब से कि बस आपको बोल दिया कि आपको अनुमति है, सभी प्रदेश इनको बस में वापस ले जाएंगे। क्या है ये जिद? क्या है ये नासमझी? क्या है ये मूर्खता? या क्या है ये अवहेलना? मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है कि आप सबसे कारगर तरीके को छोड़कर और तरीकों को अपनाने का जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, उससे ये नॉन स्टार्टर है, नॉन स्टार्टर है। और मैंने आपको प्लेन्स, विशेष प्लेन्स का उदाहरण दिया। कम से कम विशेष प्लेन्स तो न्यूनतम मांग है, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं, इसलिए मैंने कहा कि नासमझी में प्रकाशित किया हुआ दस्तावेज। मेरा 6ठा बिंदु, कम से कम आप 1000, मेरे हिसाब से 5000 होना चाहिए, लेकिन 2500 करोड़ इसके लिए क्यों नहीं देते, सिर्फ स्थानांतरण करने के लिए प्रवासी वर्ग के लोगों? क्या 2000-2500 करोड़ भी बहुत ज्यादा है इसके लिए? आप आर्थिक सहायता और समर्थन प्रदेशों को एक पैसे का नहीं दे रहे हैं, एक फरमान द्वारा अनुमति दे रहे हैं, वो लागू कैसे होगी? और क्या आपकी जो परिभाषा है संघीय ढांचा की, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघीय ढांचे का मतलब है, क्योंकि अभी आप आपातकाल समझते हैं एक प्रकार का, कि संघीय ढांचे के अंतर्गत जो भी अधिकार क्षेत्र है केंद्र का वो बढ़ जाएगा, जो भी सत्ता और पावर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जहां उत्तरदायित्व और कर्तव्य का सवाल आएगा वहां पर उनकी जिम्मेवारी नहीं बढ़ेगी, वो जीरो रहेगी। तो संघीय ढांचे में आप आदेश शब्द देंगे, डायरेक्शन शब्द देंगे, लेकिन उत्तरदायित्व कुछ नहीं निभाएंगे। मेरा 7वां बिंदु जो खर्चे से रखता है, और जो एक प्रकार से, देखिए मैं पहले प्रवासी का काम बात खत्म कर दूं, फिर मैं आपको खर्चे से संबंध बताऊंगा। देखिए, प्रवासी के बारे में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा 80% देश इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां तक श्रमिकों का सवाल है, काम करने वालों का सवाल है, 80%। और इसमें सबसे ज्यादा कमजोर, इस 80% में सबसे ज्यादा वल्नरेबल अगर है तो है प्रवासी श्रमिक मजदूर। इन्हीं के पीठ पे बैठ के हम लोग देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं, और जब इनकी जरूरत आती है तो हम इनको तिरस्कार कर देते हैं, भूल जाते हैं। आपने इनको 3 से 4 घंटे का नोटिस दिया लॉकडाउन का। केंद्र सरकार ने, गडकरी जी ने अभी 2 हफ्ते 10 दिन पहले कहा कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है इनका। बार बार गंभीर मुद्दा शब्द इस्तेमाल करते हैं और फिर सब कुछ छोड़ देते हैं प्रदेश सरकार के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री ने 2, 3, 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 4-4 घंटे लगाए, उसमें से 50% समय और 50% क्या 70% प्रदेश मुख्यमंत्रियों ने मांग की प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता की। आपने सुना, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस की बहुत प्रचलन किया, लेकिन किया क्या? कॉन्क्रीट, ठोस, जीरो। प्लानिंग 45 दिन बाद, जैसा मैंने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया भी। और अंत में मैं इसका संबंध आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग भी जो मानव अधिकार के
बिंदु से देखें कि खाएंगे क्या, पिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, उठेंगे बैठेंगे कहाँ, ये जितने भी हाइजीन के आपने नॉर्म बनाए उनको पालन कैसे करें।